केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे और सबसे बड़े नेता और कद्दावर नेता संजीव बालियान है। इनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजीव बालियान जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तथाकथित राजधानी में हम लोग बैठे हैं। सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव आ रहा है और आप खुद सांसद हैं। कोई चुनौती आपके सामने है या ऐसा काम आप लोगों ने 2 टर्म में ऐसा कर दिया है कि कोई चुनौती ही सामने नहीं है? जैसे 22 में उम्मीद थी कि आप लोग बुरा करेंगे, लेकिन अच्छा किया आपने। तो ऐसे में क्या यहां पोजीशन आपकी है अभी जमीन पर? ये दर्शकों को बताइए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के आप फेस हैं, चेहरे हैं। जो आप कहेंगे जनता भी उसे स्वीकार करेगी। देखिए, पहले तो आपने कहा तथाकथित राजधानी। मेरी तो इच्छा है कि कम से कम मेरे जीवन में पूरी राजधानी मेरठ को देख पाऊं, ये मेरी इच्छा है। शायद कभी पश्चिम उत्तर प्रदेश बने और मेरठ वाकई उसकी राजधानी हो, ये शायद पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश चाहता है। दूसरी बात यह है कि चुनौती, देखिए हर चुनाव अपने आप में अलग होता है। अब तो ऐसी भी स्थिति है कि जो चेयरमैन या मेयर के चुनाव होते हैं उनमें सभासद की वोट अपने हिसाब से पड़ती है और ऊपर चेयरमैन की वो अपने हिसाब से। इसी तरह से विधानसभा का पिछली बार हम देख चुके, 2018 में हम राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, मध्य प्रदेश हारे। उसी राजस्थान में 4 महीने बाद हम 25 लोकसभा जीते। हरियाणा में हम 10 लोकसभा जीते, 75 सीटों पर आ गए थे। चुनाव है, हम 40 पर रह गए। जब लोकसभा का चुनाव आता है तो लोग अलग माइंडसेट के साथ वोट देते हैं। और एक बड़ा बदलाव हिंदुस्तान में भी आया है कि लोग सिर्फ सांसद बनाने के लिए वोट नहीं देते, लोग सांसद के द्वारा प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट देते हैं। और जब मोदी जी जैसा चेहरा हो तो मुझे नहीं लगता कि सामने तो कोई चेहरा ही नहीं है। जब सामने कोई है नहीं तो लोगों को तो ये भी कंफ्यूजन है कि क्या करना। उम्मीदवार एक ही हैं, मोदी जी हैं, तो उन्हीं के नाम पर वोट पड़ेगी। समस्त विपक्ष एकजुट हो रहा है, महागठबंधन की तैयारी हो रही है, घेर लिया जाएगा आप लोगों को। देखिए, महागठबंधन तो पहले करके देख चुके 2019 में, उससे बड़ा महागठबंधन आप कहां से लेकर आओगे? उसके बावजूद 64 सीटें लोकसभा की 80 में से हम जीते हैं, तो अब तो महागठबंधन भी टूट गया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बात यह है लड़ाई कि हम 75 जीतते हैं, 80, उससे नीचे की तो मुझे लगता नहीं कहीं। क्या लक्ष्य है आपका? लक्ष्य तो 80 का 80 है पार्टी की तरफ से। व्यवहारिक में कि सपने में? नहीं, व्यवहारिक इसलिए लगता है कि आप ये देखिए, 2014 में हम करीब 73 जीते, 2019 में हम 64 सीटों पर जीते, जबकि महागठबंधन जब था, देखिए बसपा अपने आप में एक फोर्स है, उसका एक अपना वोट बैंक है। और कुछ सीटों पर तो ऐसी थी कांग्रेस भी उनके साथ थी, चाहे मुजफ्फरनगर देख लीजिए, 1-2 सीटें और भी थी जहाँ कांग्रेस थी। उसके बावजूद हम 64 सीटें जीते हैं। तो अब तो वो चुनौती भी कम मुझे दिखाई दे रही है। और ठीक है, आपके चैनल के सामने ना कहो, लेकिन बहुत से हमारे विपक्ष के साथी भी ये मानते हैं कि 2024 में तो लड़ाई नहीं है। ये लोग भी 29 की ट्राई कर रहे हैं, 24 में ये भी मान रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं। अतुल प्रधान खुद बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी से मेरठ के प्रत्याशी बन सकते हैं, बड़ी तैयारी कर रहे हैं। हारने के बाद भी लगातार कार्यक्रम पे कार्यक्रम करते जा रहे हैं। और खुद आपकी पार्टी छोड़िए, इनकी पार्टी में लोग इनसे भयभीत हैं कि पता नहीं टिकट पाके लड़ेंगे, और इसी उम्मीद में यहाँ बैठे हुए हैं कि मंत्री जी को जरा सुन लें और कैसे रणनीति बनाएं। बैठे हुए हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं। बाकी बात यह है कि देखिए, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है। जीतने वाला कोई बड़ा महारथी नहीं बनता और हारने वाला कभी कभी, ये तो परिस्थितियां और समीकरण है चुनाव में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी समझदार व्यक्ति को लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ना चाहिए। अतुल प्रधान को एक संदेश दे दिया इन्होंने मेरठ से, किसी भी समझदार व्यक्ति। जब आप आए मंच पे, आने से पहले आप जब मिले तो लगा कि एक बड़े भाई छोटे भाई की मुलाकात हो रही है, बड़ा आदर का भाव है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, राजनीतिक में हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। सिद्धांतों की बात करें, मैं कभी इस बात में विश्वास नहीं करता। मेरे विपक्ष के सभी नेताओं से अच्छे संबंध है। अगर अखिलेश यादव मिलते हैं तो मेरी उनसे भी नमस्ते हैं, जयंत चौधरी मिलते हैं तो मेरी उनसे भी नमस्ते हैं। कोई भी हो, हमारे व्यक्तिगत संबंध, हमारी कोई लड़ाई थोड़ा है व्यक्तिगत कि हम लड़ते फिरें या वो आपस में एक दूसरे, ये विचारों की लड़ाई है। विचारों की लड़ाई जनता के द्वारा लड़ते। मैं तो लोगों को भी हमेशा कहता हूँ, जब किसान आंदोलन चाहे, जब विपक्ष के नेताओं को भी मैंने व्यक्तिगत रूप से भी कहा कि नहीं, हमारी वैचारिक लड़ाई हो सकती है, हम एक दूसरे पर व्यक्तिगत लांछन ना लगावें, हम आराम से राजनीति करें, लोगों भी ना लड़े। मैं तो कहता हूं लोग भी हमारे लिए ना लड़ें सड़कों पर उतर के। ठीक है, जिसके पक्ष में वोट देंगे वोट पक्ष में दें। कटु सवाल पूछने से पहले एक अच्छा सवाल पूछ लूं। संजीव बालियान के बारे में प्रसिद्ध है कि ये हफ्ते में 2 दिन मुजफ्फरनगर की जनता को देते हैं। इसी वजह से अजीत सिंह की लहर हो, जयंत चौधरी की लहर हो, ये पूरी लहर हो, फिर भी ये चुनाव जीतते हैं। तो ये जनता के बीच में रहने, उनके प्यार का ही, उनके आशीर्वाद का नतीजा है कि आप इन आंधी और तूफान के बीच भी चुनाव जीत जाते हैं।
निश्चित रूप से देखिए बड़ा टफ क्षेत्र है हमारे लिए। एक बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसा है कि हम कितना भी अच्छा काम कर लो हमें वोट नहीं देता। तो जो बचा हुआ है उसे बचा के रखना, उसे बचा के रखने का एक ही तरीका है कि 24 घंटे जनता के बीच में रहो। और देखिए जिस दिन हम जनता के बीच में रहने का जो हमारा शौक है, जज्बा कम हो जाएगा, तो मैं समझता हूं उस व्यक्ति को राजनीति छोड़नी चाहिए। जनता के बीच में रहना चाहिए, पॉजिटिव काम करने चाहिए। आप पॉजिटिव सोच के साथ काम करोगे तो आपके रास्ते आसान होते चले जाएंगे। रास्ते आसान हो सकेंगे। लेकिन एक सवाल है, मुजफ्फरनगर से एक चुनौती आपके सामने आ रही है। हरेंद्र मलिक, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, कह रहे हैं कि 8 बजते बजते संजीव बालियान को चुनाव हरा दूंगा साहब। अब मैं क्या कहूं, एक तो वो उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप कभी लगाता नहीं। हाँ, लेकिन अब इन्हें देखना है कि 6 चुनाव तो लगातार लोकसभा के लड़ चुके हैं। अब 7वें चुनाव में वे 8 बजे हराएंगे तो हर चुनाव में पिछले भाषण उठा के देखो तो 6 के 6 लोकसभा चुनाव में सुबह 8 बजे हरा रहे थे सबको। ये तो तय जनता को करने दीजिए ना, ये तो जनता तय कर लेगी कि 8 बजे किसे हराती है किसे नहीं हराती। और देखिए चुनाव होना है, सामने कोई ना कोई आना है। ऐसा तो है नहीं कि चुनाव निरोध हो जाएगा, भाई विपक्ष कोई ना कोई उम्मीदवार खड़ा करेगा, कोई भी आए। मुझे अपनी पार्टी पे भरोसा है, लोगों पे भरोसा है। संजीव बालियान जी, चूंकि उनका हौसला इसलिए बढ़ा है कि अभी निकाय चुनाव हुए हैं। मुजफ्फरनगर में जो निकाय चुनाव थे 10 सीटें थी भाई, 2 नगर पालिका की, 8 नगर पंचायत की, उसमें एक सीट, केवल एक सीट आपकी जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी 1 नगर पालिका मुजफ्फरनगर शहर की जीती है, बाकी 9 की 9 हार गई है। तो ऐसे में उनका हौसला बड़ा है, विपक्ष का हौसला बड़ा है। और क्यों हार गए भाई? आप तो सत्ता में हैं, केंद्र में भी हैं, राज्य में भी हैं। निकाय चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था लोकसभा का। तो जब ऐसी बुरी तरीके से हार हुई है तो फिर डगर पनघट की तो बड़ी कठिन है ना आपके। अगर उनके ये गलतफहमी है तो ईश्वर उनकी गलतफहमी रहने दे। इन 9 के 9 में मैं 2024 में भी 2014 में भी हारा और 2019 में भी हारा, 2017 में भी हारे और 22 में भी इन सब कस्बों में हारे। उसका कारण यह है कि कस्बे माइनॉरिटी बहुल कस्बे हैं, ये हमें कम वोट मिलती है। मैं तो खुद भी 2014-19 में 9 के 9 हारा था। अब वो अगर वो गलतफहमी के शिकार हैं तो रहने दो, क्या दिक्कत है उन्हें? इससे समीकरण अपने बनाना चाहते हैं तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। आपका जो पैतृक गांव है वो चरथावल विधानसभा में, और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका जो नगर पंचायत का चुनाव था उसमें आपके बानी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सबसे कम वोट पाता है, 65 वोट पाता है। तो ये क्या मानते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमारे वोट वहां जो 2 उम्मीदवार लड़ रहे थे, एक त्यागी जी थे, एक शायद गुप्ता जी थे, हमारे वोट उनके बीच में फट गए, ये सच है बिल्कुल। और मेरा पैतृक नहीं है, मेरा वहां से काफी दूर गांव पड़ता है चरथावल से, लेकिन वो चरथावल विधानसभा में आता है, ये ठीक है। लेकिन जब आएगा लोकसभा या विधानसभा तो त्यागी जी वाले वोट भी मुझे मिलेंगे और गुप्ता जी वाले भी मुझे मिलेंगे, चिंता ना करो बिल्कुल भी। अच्छा, सवाल एक और होता है, लगातार अब चूंकि सियासत में रिजल्ट बहुत मायने रखता है, लेकिन जब से खतौली का रिजल्ट आया है वो लगातार आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। केंद्र में आप जाट नेता, मंत्री, केंद्र मंत्री, आपके प्रदेश अध्यक्ष जाट, यहाँ के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष जाट, मेरठ का जिला पंचायत अध्यक्ष जाट, इतना जाट आपकी पार्टी सम्मान करती है, टिकट देती है, उनको पद देती है, बावजूद इसके खतौली क्यों हारे? आपने आत्मचिंतन किया, आपने मंथन किया और पार्टी के हाईकमान को आपने रिपोर्ट दी सच्ची वाली की क्यों हारे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तो जातियों की राजनीति नहीं करती। मेरे प्रधानमंत्री की जाति शायद यहाँ किसी को नहीं पता होगी जितने बैठे हैं, और मेरे मुख्यमंत्री हैं वो एक संत है, संत की कोई जाति नहीं होती। मेरे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष का तो आपने बता दिया कि जाट है। मेरे इनसे पहले स्वतंत्र देव जी थे, शायद आपको भी उनकी जाति ना पता हो। तो भारतीय जनता पार्टी में जातियों की राजनीति हम लोगों को पता रहती है, ऐसा नहीं। हाँ, पता होगी। आम किसी की रोटी खाते हैं हम लोग, जात पता करने का। आम जनता को थोड़ा कम पता रहता है। और खतौली अगर हारे हैं तो वहां के विधायक विक्रम सैनी थे, सांसद संजीव बालियान था। इस हार की जिम्मेदारी संजीव बालियान और विक्रम सैनी की है, दोनों संयुक्त रूप से हारे। तो बिल्कुल निश्चित रूप से हम जिम्मेदारी लेते हैं। कोई ना कोई कमी हमसे ऐसी हुई है कि हम जनता के बीच में गए लेकिन जनता ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया। जो कमी थी हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगली बार खतौली ने जैसा 2019 में रिजल्ट दिया था, मुझे उम्मीद है इस बार, चूंकि वह देख भी लिया उन्होंने, अगर हमसे कोई कमी थी, हमारे में कोई गलती थी तो हमें तो सजा दे दी, लेकिन जिसे बनाया उसके काम भी देख लेंगे थोड़े दिन में कितने अच्छे अच्छे हो रहे, तो घूम कर चारों तरफ घूम कर फिर वहीं आ जाएंगे जहां से चले थे। इस बार मुकाबला अगर जैन चौधरी से होता है या उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ती हैं तो मुकाबला आपके लिए कठिन है या नहीं है? आरएलडी और सपा का जब गठबंधन है उसमें
देखिए, पहली बात तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं कि कौन लड़ेगा, वो तो उनकी इच्छा है कि कौन लड़ेगा। मैं ये कहूँ ये लड़ेगा वो लड़ेगा। दूसरी बात, हर चुनाव कठिन होता है और चुनाव को कठिन ही मानना चाहिए। अति आत्मविश्वास का शिकार कभी किसी को ना होना चाहिए। जनता करेगी, ठीक करेगी। हम अपनी मेहनत करनी है, हम अपना काम करना, हमें हमारी पार्टी और हमारे नेता के ऊपर लोगों को भरोसा है। इस भरोसे के सारे हम चुनाव लड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बाकी कठिन तो और चुनाव होता है। एक सवाल और पूछ दूं, बुरा मत मानिए। बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं मेरठ आया तो कल से एक गाना गूंज रहा है, बहुत पुराना, दोस्ताना फिल्म नहीं थी उसका एक गाना, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। यहाँ संगीत सोम के खेमे से यही गाना आ रहा है कि संजीव बालियान बेवफा हो गए। क्या है ये कड़वा सच, समझ में नहीं आता। दोनों की दोस्ती यहाँ एक उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर थी और माना जा रहा है कि अब एक दूसरे को देखते नहीं, सुहाते नहीं। ऐसा क्या है पार्टी के अंदर रहते हुए ये गाना क्यों बज रहा है कि मेरा दोस्त बेवफा हो गया? बेवफा हो गया क्या? देखिए, मैंने अभी, आपने मेरे से एक सवाल पूछा था कि खतौली क्यों हार गए। मैंने क्या कहा, मेरी कोई कमी थी इसलिए हार गए। तो हम सबको जब हम हारते हैं तो आत्मचिंतन करना चाहिए। ये सबसे आसान है कि मैं कह दूं जी 10 कारण थे जी, ये हो गया था जी, नंद किशोर ने कह दिया था, उसने वो कह दिया था। ये कारण दूसरे हैं। जीतता भी आदमी अपने तरीके से और हारता भी अपने तरीके से। तो आत्मचिंतन करना चाहिए, इस पर इतना ही कहूंगा। खुद को बहाने बनाने के लिए तो सारी दुनिया, खुद को देखना चाहिए कि मेरी वजह से क्या हुआ। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। आपने कहा कि आत्मचिंतन करना चाहिए, जैसा कि खतौली में हार के बाद आप आत्मचिंतन कर रहे हैं, वैसे ही मेरे दोस्त को भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि सरधना में जो ये बैठे हुए अतुल प्रधान से जो आत्मचिंतन, यही संकेत दे रहे हैं ना। जनता सब समझती है, पत्रकार तो बिटवीन द लाइंस पढ़ ही लेता है जो आप क्या कहना चाहते हैं, और जनता भी समझदार हो गई है, तभी तो सिखा देती है। क्यों? एक सवाल और भी है, क्योंकि आप केंद्रीय मंत्री हैं और बहुत ही हंसमुख स्वभाव है आपका, और यही वजह है कि पार्टी आप पे भरोसा भी करती है, मानती भी है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से जब हम लोगों की बात होती है तो लोग कहते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा है जो संजीव बालियान का, जाटों में कम देखने को मिलता है। वो अक्खड़ चेहरा नहीं है बल्कि सॉफ्ट चेहरा है, सॉफ्ट जाट के रूप में संजीव बालियान। लेकिन एक सवाल आपके बाबा धीरेन्द्र सिंह पुंडीर की मूर्ति को लेकर है। वहां पर गांव में आपके जाने पर बैन लगा दिया गया है कि संजीव बालियान उस गांव में न घुसें, क्योंकि स्थानीय मुद्दा है। और आप जैसे सहृदय और सरल व्यक्ति से मैं इतना कठिन सवाल भी पूछ ले रहा हूं। देखिए, कल वहाँ पे परसों मूर्ति लगाई गई। कल जब मुझे पता लगा, जब प्रशासन उसको हटवाने के लिए वहाँ गया, तो मैंने मुजफ्फरनगर डीएम और कप्तान दोनों से बात की। दोनों की तरफ से आया, चूंकि वो सरकारी भूमि में है। मैंने प्रयास किया अपनी तरफ से कि उन्होंने कहा कि वो सरकारी भूमि में, उसको अनुमति के बिना वो नहीं लग सकती। मैंने लखनऊ भी बात की तो पता लगा कि भाई यही नियम है, और मैं चूंकि चाहता था कि वहीं लगे, लेकिन मैं रूलिंग पार्टी में हूँ, केंद्र में मंत्री हूँ। अगर मैं वहाँ जाता तो एक समस्या हो जाती मेरी सरकार के लिए। कम से कम मैं मेरे मुख्यमंत्री और मेरी सरकार को संकट में नहीं डाल चाहता। किसी ने 2 बात की, स्वीकार है, उन्होंने तो बनाया है। वही गांव, जिस गांव का आप जिक्र करते हैं, 100%, 100 की 100% वोट मुझे देता है, 90% पोलिंग करता है। तो अगर उन्हें किसी बात से, इस बात से नाराजगी, आज नहीं तो कल वे मेरी मजबूरी समझेंगे कि जब मेरा लखनऊ से आदेश मिला कि आप नहीं जाएंगे और ये मूर्ति उसी तरह से लगेगी अनुमति के, वही मैंने अपनी भावनाएं उन्हें व्यक्त की। शायद जो एक सत्ता में रहते हुए कुछ मजबूरियां होती हैं, तो वो मेरे भाई हैं छोटे, वे मेरी मजबूरी को समझेंगे, और वो गांव हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का और आगे भी रहेगा। मुझे एक मजबूरी किसानों की भी है। 22 में वो मुद्दा भी बना था, याद होगा आपको, कि गौवंश, जो आवारा पशु हैं, जो पशु जो चर ले रहे हैं फसलों को, अगर फसलें नष्ट होंगी तो नस्लें भी नष्ट हो जाएंगी। ऐसे में आप सरकार में हैं, केंद्र में, राज्य में, तो इस समस्या की, विकट समस्या की मैं बात कर रहा हूं। चूंकि आप किसान नेता हैं, जिस तरीके से आप गमछा लटका कर आए हुए हैं, हमारे पूरब में तो इसे किसानी का प्रतीक माना जाता है और शायद पश्चिम में भी माना जाता हो। तो ये आप देखिए, राजनीति प्रतीकों की बात होती है, प्रतीक, चिन्ह, इस तरह संकेतों की बात होती है। आप जिस रूप वेशभूषा में केंद्रीय मंत्री हैं, वो किसानी के रूप में आप दिखा रहे हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसानों के नेता हैं। तो ऐसे में किसानों की इस जटिल विकट समस्या पर आपकी क्या राय है और क्या कर रहे हैं? आपने इसके लिए कौन सा कदम उठाया? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश देख रहा है। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, हमारे गांव से भी फोन आता है कि भैया ये बचाओ, खेत बर्बाद हो गए, अब खेती करने लायक नहीं है। आप इस समस्या का एक ऐसा हल बता कर जाइए इस गंगा महापंचायत से कि सभी लोग कहें कि भैया अब तो कुछ होगा। देखिए, ये समस्या उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया की।
और वाकई किसान की समस्या है। मैं अगर इस बात को कहूँगी नई समस्या तो गलत है। और ये समस्या वो है कि जिसका प्रयास के बावजूद अभी तक हम हल नहीं कर पाए। बहुत सी गौशालाएं बनी छोटी छोटी, लेकिन आज भी बहुत बड़ी संख्या में गोवंश बाहर घूम रहा है। और इसका एक प्रयास मैंने अपने यहाँ किया है। एक काऊ सेंचुरी मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर गांव में निर्माणाधीन है। अगले 1.5 महीने में उसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। वो करीब 250 बीघे जमीन में बाउंड्री की है और उसकी कैपेसिटी 5,000 से शुरुआत होकर 10,000 तक जाएगी। मैंने गणना कराई थी, मुजफ्फरनगर में करीब 5,000 गोवंश इस समय बाहर है। तो 1.5 महीने बाद मुजफ्फरनगर का समस्त गोवंश उस काऊ सेंचुरी में होगा। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया है कि हम ये छोटी छोटी बनाने के बजाय हम 50 की या 100 की बना रहे हैं। हर जनपद में कुछ न कुछ ऐसी मेरठ में भी पड़ी है और हर जनपद में कुछ ज़मीनें ऐसी हैं, चाहे वो वन विभाग की हो या सिंचाई विभाग की हो, जहां बड़े स्तर पे हम बड़ी काऊ सेंचुरी नाम दिया मैंने उसको, क्योंकि उसमें बाहर घूमेंगे। तो काऊ सेंचुरी 1.5 महीने में मुजफ्फरनगर की बन जाएगी और मुजफ्फरनगर पहला जिला होगा इस प्रदेश का कि जहां एक भी गौवंश 1.5 महीने बाद मैं आपको बुलाऊंगा उसके उद्घाटन पे, और उस दिन आप मुजफ्फरनगर में घूमना, एक भी गौवंश आपको मुजफ्फरनगर की सड़कों पर या किसान के खेत में नहीं मिलेगा। और अगर ये मेरा प्रयास, और मैं इसको चलाऊंगा भी जनता के सहयोग से, ऐसा नहीं कि चूंकि सरकार तो 30 रुपये देती है और 30 रुपये पे आप एक गौवंश को नहीं खिला सकते, तो इसमें ग्राम पंचायतों का भी सहयोग होगा। इसमें मुजफ्फरनगर के लोग जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, शुगर मिल हैं और आम जनता, सबके सहयोग से मैं इसे आइडियल तौर पे चला के दिखाऊंगा। अगर ये कामयाब रही तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में हर जनपद में इतनी जमीन पड़ी हुई है, जनप्रतिनिधियों को आगे आना होगा और हर जनपद में काऊ सेंचुरी बनेगी, तो ही इसका हल है। छोटी छोटी गौशाले शायद इसका हल नहीं, तो मुजफ्फरनगर का हल हो जाने दीजिए 1.5 महीने बाद, फिर माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करके पूरे प्रदेश में यही प्रयोग दोहराए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।